हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का, जो कि है रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। कि कौन कौन से ऐसे अकाउंट्स होते हैं। अब देखो, हमारा कॉस्ट अकाउंट अलग बनता है और हमारा फाइनेंशियल अकाउंट अलग बनता है, और इनके बीच में अगर कोई डिफरेंस आता है तो हम उनको क्या करते हैं, रिकंसाइल करते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम ही यही है, रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। अब इनको रिकंसाइल करने का अलग मेथड होता है, किस तरह से आप रिकंसाइल करेंगे। ठीक है, अब कहीं पर तो आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स में क्या होते हैं, कई बार प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन कॉस्ट अकाउंट में वही प्रॉफिट्स बहुत कम शो कर रहा होता है। तो ये कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कि फाइनेंशियल अकाउंट्स में इंक्लूड की जाती हैं, और कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कि कॉस्ट अकाउंट में इंक्लूड नहीं होती हैं, जिसकी वजह से जो डिफरेंस है दोनों बुक्स में वो आ जाता है। अब फिर उन दोनों बुक्स को हमें क्या करना पड़ता है, उसकी एक्यूरेसी, अकाउंट्स की एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए इन दोनों बुक्स को चेक कर कर एक बुक में रिकंसिलेशन करनी पड़ती है। या तो हम कॉस्ट के प्रॉफिट को लेकर चलेंगे या फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट को लेकर चलेंगे, कि इनमें से किसी एक प्रॉफिट को लेकर उनमें जो भी है एडजस्टमेंट्स हम करते हैं। उसके बाद जो प्रॉफिट हमारा एंड आना चाहिए, मान लो अगर इसका 10,000 प्रॉफिट है और इसका 20,000 है, तो इस 10,000 के कॉस्ट के प्रॉफिट में जो भी है एडजस्टमेंट्स हम करेंगे, वो करने के बाद जो प्रॉफिट हमारा निकल कर आना चाहिए वो 20,000 आना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका जो फाइनेंशियल अकाउंट है और जो कॉस्ट अकाउंट है वो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, रिकंसाइल हो जाएंगे, यानी एक्यूरेट लेवल पर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले टॉपिक दे रखा है मीनिंग ऑफ रिकंसिलेशन। रिकंसिलेशन का क्या मतलब है, जब कॉस्ट अकाउंट्स या हमारी जो कॉस्ट की बुक्स हैं या जो हमारी फाइनेंशियल की बुक्स हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हम कह सकते हैं एक अंडरटेकिंग के अंदर अलग अलग मेंटेन की जाती हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा जो प्रॉफिट्स होते हैं सेम पीरियड में, नॉर्मली जो भी सेम पीरियड होगा उसके बीच में जो भी इनके प्रॉफिट्स होते हैं कई बार डिफर कर जाते हैं। ठीक है, तो इस केस के अंदर जो नेट रिज़ल्ट होता है इन बुक का वो अलग होता है, तो रिज़ल्ट भी क्या आ जाता है, एक्यूरेट नहीं होता। ठीक है, तो उनको एक्यूरेट लाने के लिए क्या किया जाता है, इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में जो भी एडजस्टमेंट्स होती हैं उनको जो भी एडजस्टमेंट है उनका सारा अकाउंट्स किया जाता है, यानी कि या तो कुछ एडजस्टमेंट्स को हम ऐड करेंगे या फिर कुछ एडजस्टमेंट्स को हम लेस कर देंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिकंसिलेशन। उसके बाद यहाँ पर कॉजेज दे रखे हैं कि कौन कौन सी ऐसे आइटम्स हैं जिनकी वजह से कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट होता है। अब जो हमने ओवरहेड वाला चैप्टर किया था उस टाइम पे हमने किया था कि कौन कौन सी आइटम्स कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर इंक्लूड नहीं होती हैं। अब इसके अंदर वो आइटम्स बताई हुई हैं जो कि किसी में इंक्लूड हैं और किसी में इंक्लूड नहीं है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आपने वो आइटम्स बतानी है जो कि कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर इंक्लूड नहीं होती, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आपने क्या करना है, मिक्सड अप करना है, उस उधर से कुछ पॉइंट्स लेने हैं, इधर से कुछ पॉइंट लेने हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन को लिखना है। ठीक है, सो हमारा जो पहला मेन कॉज है या डिफरेंस है वो क्या है, डिफरेंस इन ओवरहेड्स और अंडर और ओवर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस। अब प्राइम कॉस्ट में कौन कौन से एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं, हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और जो भी अदर डायरेक्ट आइटम्स होती हैं वो प्राइम कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होती हैं और इनको रिकॉर्डेड किया जाता है। बट जो ओवरहेड हैं उनके बीच में डिफरेंस हो जाता है। अब क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर जितने आपके एक्चुअल एक्सपेंसेस हुए हैं, यानी कि जितने एक्चुअल ओवरहेड हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन कॉस्ट अकाउंट के अंदर जो भी एस्टिमेटेड ओवरहेड्स होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। अब मान लो कंपनी ने सोचा कि हमारे जो ओवरहेड्स हो सकते हैं वो 30,000 के लगभग हो सकते हैं, तो उन्होंने अपने अकाउंट में कितने डाल दिए, 30,000 डाल दिए। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर जब ओवरहेड एक्चुअल में हुए तो उन्होंने वो एक्चुअल वाले रिकॉर्ड करे। अब एक्चुअल हुए 20,000, समझ रहे हैं। हमारे एस्टिमेटेड ओवरहेड्स जो हैं, ठीक है, यानी कि जो हमने कॉस्ट अकाउंट में लिखे हुए हैं वो कितने लिखे हमने, 30,000 के, लेकिन एक्चुअल में जो इनकर्ड किए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वो कितने के इनकर्ड हुए हैं, सिर्फ 20,000 के। ठीक है, अब यहाँ पर तो आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा शो कर रहे हैं और यहाँ पर क्या कम शो कर रहे हैं, कम एक्सपेंसेस शो कर रहे हैं। इससे क्या हुआ होगा, कॉस्ट अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज़ हो गया होगा। ठीक है, और इससे जो प्रॉफिट है वो क्या हुआ होगा, इंक्रीज़ हुआ होगा। तो यानी ये एक ऐसी ट्रांसैक्शन है जिसकी वजह से
जो है डिफरेंस आ जाता है हमारे कॉस्ट बुक्स के अंदर और फाइनेंशियल बुक्स के अंदर। ठीक है, कॉस्ट बुक एंड फाइनेंशियल बुक। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या है, डिफरेंट बेसिस हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के। अब डिफरेंट बेसिस भी हैं। अब कॉस्ट अकाउंट में तो क्या होता है, अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं, लीफो, फीफो, हीफो, एवरेज मेथड, ठीक है, वेटेड एवरेज मेथड, ये सारे मेथड हम यूज़ करते हैं क्या निकालने के लिए, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकालने के लिए। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, जो भी हमारी स्टॉक की वैल्यू मार्केट प्राइस पर है या जो कॉस्ट प्राइस है, उनमें से जो भी लोअर होगी, यानी बहुत जो भी कम होगी, अगर मान लो मार्केट प्राइस जो है वो है आपका 20,000 का और कॉस्ट प्राइस जो है वो आपका है 15,000 का, विच एवर इज लेसर, लेसर कौन सी है 15,000, तो जो 15,000 होगी हम उसको वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री मान लेंगे, यानी इन्वेंट्री की वैल्यू हम वो रख देते हैं, ठीक है, वो रिकॉर्ड कर देते हैं। अब लेकिन कॉस्ट अकाउंट में अलग अलग मेथड से रिकॉर्ड की जाती है, तो इस वजह से भी जो है डिफरेंस आ जाता है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के बीच में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डिफरेंस इन मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। अब डिफरेंस भी है मेथड में कि किस तरह से आपने डेप्रिसिएशन को चार्ज करना है। अब फाइनेंशियल अकाउंट में ही दो मेथड है, एक आपका कौन सा मेथड हो गया, WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, दूसरा हो गया स्ट्रेट लाइन मेथड। अब इनकम टैक्स से के रिलेटेड भी मेथड आपको देखने होंगे फाइनेंशियल अकाउंट में, क्योंकि इनकम टैक्स भी पे किया जाता है। तो लेकिन कॉस्ट में अलग मेथड है, कौन सा मेथड है, प्रोडक्शन आवर मेथड, प्रोडक्शन यूनिट मेथड और रिवैल्यूएशन मेथड। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के मेथड्स ही अलग हैं, इस वजह से भी जो है डिफरेंस आ जाता है कॉस्ट बुक्स के अंदर और फाइनेंशियल बुक्स के अंदर। ठीक है, अब ये जो डिफरेंस आता है फिर इनको क्या कर दिया जाता है, रिकंसाइल। अब आइटम्स ऑफ प्योर फाइनेंशियल नेचर इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स बट नॉट इन कॉस्ट अकाउंट्स, यानी कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो कि आपके इंक्लूड किए जाते हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर बट कॉस्ट अकाउंट के अंदर इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। सो यहाँ पर कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं। अब आपकी रिसिप्ट्स के अंदर हम देखें तो इंटरेस्ट जो भी रिसीव हुआ है लोन या डिपॉजिट पर, यह आपके फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर आएगा, लेकिन आपके किसके अंदर नहीं आता है, कॉस्ट अकाउंट के अंदर। ठीक है, ट्रांसफ़र फ़ी हो गई, आपकी ब्रोकरेज हो गई, कमीशन हो गया, अंडर राइटिंग कमीशन है, फिर रेंट रिसीव्ड हुआ है या आपका कोई प्रॉफिट हुआ है प्लांट्स इक्विपमेंट या मशीनरी को सेल कर या आपके कोई चार्जेस हैं, यानी आपकी जो पेमेंट्स हैं, चैरिटेबल डोनेशंस दी हुई हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड मॉर्गेज, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे फाइन एंड पेनल्टीज़, ये सारे एक्सपेंसेस आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर आते हैं बट आपके कॉस्ट अकाउंट के अंदर नहीं आते। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, अब प्रॉफिट्स में भी आपका इनकम टैक्स लग जाता है, इनकम टैक्स के पर्पस से डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया जाता है ना, डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग भी चार्ज किया जाता है, तो वो भी ध्यान रखते हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर, बट वो कहाँ नहीं आते, कॉस्ट अकाउंट के अंदर। अब कुछ ऐसी आइटम्स हैं जो कि आपकी कॉस्ट अकाउंट के अंदर इंक्लूड होती हैं लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर इंक्लूड नहीं होती, जैसे इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ओन्ड कैपिटल। ये एक नोशनल या इम्प्यूटेड कॉस्ट होती है जो कि डिसाइड की जाती है कि इनको इंक्लूड किया जाए कि नहीं किया जाए, तो मतलब ये है कि ये कई बार इंक्लूड हो जाती है। और इसी तरह से सेल्फ ओन्ड, अगर आपकी कोई फैक्ट्री है या ऑफिस बिल्डिंग्स हैं तो वो भी इसी तरह से हैं और इनको भी देखा जाता है कि ये इंक्लूड की जाए या नहीं की जाए, तो ये भी आपकी एक तरीके से नॉर्मल कॉस्ट होती है। सो ये जो आइटम्स हैं कॉस्ट में इंक्लूड की जाती हैं बट आपकी फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर या फाइनेंशियल बुक्स के अंदर इंक्लूड नहीं की जाती, तो भी डिफरेंस आ जाता है दोनों बुक्स के अंदर और उन दोनों को क्या करना पड़ता है, फिर रिकंसाइल करना पड़ता है। फिर है आपका एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। अगर किसी तरह का एबनॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल गेन है तो ये भी अलग से शो किया जाता है। अब क्या होता है कि अगर आपका एबनॉर्मल लॉस जो है वो आपके कॉस्ट के अंदर अलग ट्रीट किया जाता है, फाइनेंशियल के अंदर अलग ट्रीट किया जाता है। ठीक है, कॉस्ट में तो इसको इंक्लूड ही नहीं करते, इसकी अलग से एक एडजस्टमेंट कर देते हैं, बाद में कॉस्टिंग पेंडल में डाल देते हैं, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट में इसकी एडजस्टमेंट्स वगैरह भी की जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये दोनों बुक्स में अलग अलग रूल्स से इनको इंक्लूड किया जाता है और कई बार कॉस्ट में तो इंक्लूड ही नहीं किया जाता। ठीक है, तो इससे भी क्या होता है कि डिफरेंस आ जाता है फाइनेंशियल बुक और कॉस्ट बुक के अंदर, जिसकी वजह से फिर से किसकी ज़रूरत पड़ जाती है, रिकंसाइल करने की। फिर आपके पास हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो पहला ऑब्जेक्टिव तो यही हो गया कि दोनों के बुक्स के अंदर क्या होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। अब एक्यूरेसी नहीं आ रही है, डिफरेंस आ रहा है, तो उसको एक्यूरेट करने के लिए रिकंसिलेशन स्टेटमेंट की ज़रूरत है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि दोनों बुक के अंदर एक्यूरेसी आए और नहीं है तो फिर रिकंसाइल करें उसको। ठीक है, उसके बाद
नॉलेज ऑफ कॉजेस ऑफ डिफरेंस, यहाँ पर ये भी पता लग सके, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि ये भी पता लगा सके कि बुक्स के अंदर, दोनों बुक्स के अंदर किस कारण डिफरेंस आ रहा है, क्या रीज़न है उस डिफरेंस का, कि कौन सी ऐसी आइटम है जो कि रिकॉर्ड हो गई है या कौन सी ऐसी आइटम है जो कि रिकॉर्ड नहीं हुई है, कोई ऐसी आइटम है जो एक्सेस रिकॉर्ड हो गई है या कोई ऐसी आइटम है जो कि कम रिकॉर्ड हुई है। ठीक है, उसके बाद है कोऑर्डिनेशन। अब ये जो है रिकंसिलेशन प्रोसेस, ये हेल्प करता है कोऑर्डिनेशन को स्टैब्लिश करने में बिटवीन द फाइनेंशियल अकाउंट डिपार्टमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, उसके बाद है स्टैंडर्डाइजेशन इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़। अब ये जो है रिकंसिलेशन सिस्टम जो है हेल्प करता है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं वो स्टैंडर्ड रहें, यानी एक जैसी रहें, चाहे हम वैल्यूएशन कर रहे हैं स्टॉक का, चाहे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, तो एक ही पॉलिसी को मेंटेन करें कि जिसकी वजह से जो है कॉस्ट बुक्स के अंदर या फाइनेंशियल बुक्स के अंदर डिफरेंस ना आए। उसके बाद है कंप्लीटनेस एंड रिलायबिलिटी ऑफ कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स। अब यहाँ पर क्या है, जो सिस्टम होता है रिकंसिलेशन का, ठीक है, वो हेल्प करता है कि जो अकाउंट्स वो प्रिपेयर हो रहे हैं, फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंट्स, उनके अंदर कंप्लीटनेस आए और रिलायबिलिटी हो। अब दोनों अकाउंट में डिफरेंस आएगा तो वो कंप्लीट, हम ये क्या सोचेंगे कि या तो हमारा फाइनेंशियल अकाउंट कंप्लीट नहीं है या हमारा कॉस्ट अकाउंट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, और इनमें से कोई ऐसा है कि रिलायबल ही नहीं है क्योंकि रिजल्ट अलग अलग हैं। तो इसलिए रिकंसिलेशन एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि कंप्लीटनेस और रिलायबिलिटी बताता है कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स की। उसके बाद है मेथड्स और प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट को बनाने के दो मेथड्स हैं। एक आपका आता है कि रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना लो, या दूसरा आपका होता है मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट, या एक ये अकाउंट बन जाए। ठीक है, अब हमारा सबसे पहला मेथड है रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जो है प्रिपेयर की जाती हैं सेम लाइंस पर, यानी उस सेम चीज़ों पर जैसे कि आपकी बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है। जब आप पासबुक और जो आपकी कैश बुक होते हैं उनको टैली कराते थे अकाउंट्स के अंदर, वैसे ही इसको प्रिपेयर किया जाता है। इसको इसी तरह से प्रिपेयर कर कर जो भी दोनों बुक्स हैं, आपकी कॉस्ट बुक्स और फाइनेंशियल बुक्स, उनको टैली कराया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। ये स्टेप्स मैं अभी बता रही हूँ, लेकिन पहले मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाई जाती है, उसका फॉर्मेट दिखा रही हूँ, जिसकी वजह से आपको स्टेप अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, आपका रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, जो भी डेट होगी वो आपने यहाँ पर लिखनी है, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, और ये अमाउंट यहाँ पर जो भी अमाउंट आएंगे उनका टोटल करके यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब प्रॉफिट, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, प्रॉफिट। आपने कॉस्ट शीट का लिख रहे हैं, वो कॉस्ट शीट का यहाँ प्रॉफिट आ जाएगा। या फिर इसमें जो इतने भी एक्सपेंसेस आपके ओवरहेड चार्ज हुए हैं, यानी ओवर एक्सपेंसेस चार्ज हो गए हैं तो उनको ऐड करोगे। ओवर वैल्यूएशन हुआ है ओपनिंग स्टॉक का तो ऐड करोगे। ये कुछ आइटम्स हैं जिनको ऐड किया जाता है, फिर कुछ आइटम्स ऐसी हैं जिनको लेस किया जाता है। अगर एक्सपेंसेस अंडर चार्ज हुए हैं कॉस्ट अकाउंट के अंदर तो उनको लेस कर देंगे। अब जो प्रॉफिट है एज़ पर फाइनेंशियल और P&L वो निकल कर आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पे कॉस्ट का प्रॉफिट लिया है तो प्रॉफिट दूसरा लास्ट में कौन सा निकल कर आएगा, फाइनेंशियल का। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। लेकिन अगर आपने फाइनेंशियल का यहाँ पर प्रॉफिट लिया है तो नीचे जो प्रॉफिट आएगा वो आपका बेटा जी कॉस्ट अकाउंट का आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के जो स्टेप्स हैं उसको। अब फर्स्ट स्टेप है कि पॉइंट ऑफ डिफरेंस शुड बी डिटरमाइन, कि कौन से पॉइंट पे क्या रीज़न था डिफरेंस का, वो आपने देखना है केयरफुली। ठीक है, क्या एक्सपेंसेस आपके बड़े थे या आपके एक्सपेंसेस कम हुए हैं, इन डिफरेंस को चेक करना है। उसके बाद आपने किस प्रॉफिट से स्टार्ट करना है, कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट से। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये सिंपल हो जाता है। जो भी आपके ज़्यादा चार्ज हो गए होंगे उनको ऐड कर दो, या जो आपके अंडर चार्ज हो गए होंगे उनको लेस कर देना है। ठीक है, थर्ड स्टेप आता है कि अगर हमारा कोई एक्सपेंस आइटम था जो कि ओवर चार्ज हुआ है तो आप उसको ऐड करोगे, और अगर अंडर चार्ज हुआ है तो उसको लेस करोगे। अब देखो, अब जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल दिया था तो इस एग्जांपल में क्या थे, आपके ओवर चार्ज हो रखे थे एक्सपेंसेस, आपने ज़्यादा चार्ज कर रखे थे कॉस्ट अकाउंट में, तो आपका प्रॉफिट कम हो रहा था। तो आप क्या करोगे, इसको, आपका प्रॉफिट कम हुआ, ठीक है, आपके प्रॉफिट में कमी आई, तो ये वाले जो एक्सपेंसेस होंगे तो ये ओवर चार्ज हो रखे हैं तो उनको लेस ऐड करना है, और जो अंडर चार्ज है उनको डिडक्ट करना है। फिर अगर आपकी इनकम की आइटम्स हैं तब क्या करना है, जितने भी आपके इनकम अगर कम रिकॉर्ड हो रखी हैं तो उनको ऐड करोगे।
और अगर ज़्यादा रिकॉर्ड हो रखी हैं तो उसको माइनस कर दोगे। स्टॉक वैल्यूएशन के केस में आपने ओपनिंग स्टॉक को एज एन एक्सपेंस लेकर चलना है। जो भी ओवर वैल्यूएशन है तो उसको ऐड करोगे, डिडक्ट करोगे अंडर वैल्यूएशन। इसको क्या मान लोगे, ओपनिंग स्टॉक हमारा क्या है, एक्सपेंस है, और क्लोजिंग स्टॉक को आपने क्या मान लेनी है, इनकम मान लेनी है। तो इसमें क्या करोगे, अंडर वैल्यूएशन को, यानी अंडर रिकॉर्डेड था यहाँ पर अंडर वैल्यूएशन आ जाएगा, यहाँ पर ऐड करेंगे, और ओवर वैल्यूएशन कॉस्ट अकाउंट में जो भी होगा उसको डिडक्ट कर देंगे। रिगार्डिंग डिप्रिसिएशन, अब डिप्रिसिएशन क्या होता है, आपका एक्सपेंस ही होता है, तो इसको भी आपने एक्सपेंस की तरह ट्रीट करना है। ओवर चार्ज हुआ है तो ऐड करना है, और अंडर चार्ज हुआ है तो डिडक्ट कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप फाइनेंशियल अकाउंट्स को लेकर चल रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट को लेकर चल रहे हो, मेन बात ये है, हम पहले कौन सा प्रॉफिट लेकर चल रहे थे, कॉस्ट अकाउंट का, अब हम फाइनेंशियल अकाउंट का अगर प्रॉफिट लेकर चल रहे हैं तो ये जितने भी हम ये देख रहे हैं हमारे आइटम्स को, ये सारे आइटम्स का रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स होने का क्या मतलब है, जो आइटम्स डिडक्ट हो रही थी वो ऐड हो जाएंगी, और जो ऐड हो रही थी वो डिडक्ट हो जाएंगी, ठीक है। फिर आपने क्या बनाना है, कुछ प्लेसेस पर मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट की जगह पर। अब यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला रिकंसिलेशन के लिए याद रखना है, क्या है, जितने भी एक्सपेंस आइटम्स हैं तो उसमें ऐड द एक्सेस, डिडक्ट द शॉर्टेज। इनकम आइटम्स में ऐड द शॉर्टेज एंड डिडक्ट द एक्सेस, ठीक है। हमारा लास्ट टॉपिक बचता है मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट। मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट के अंदर क्या होता है कि जितने भी आपके आइटम्स होते हैं यहाँ पर जो है एक तरीके से डबल एंट्री सिस्टम की तरह किया जाता है, लेकिन ये डबल एंट्री सिस्टम नहीं होता जैसे कि बुक कीपिंग के अंदर होता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक मेमोरेंडम अकाउंट है। यहाँ पर जो कॉस्ट अकाउंट में क्या होता है कि जितनी आपकी प्लस आइटम्स हैं, यानी ऐड करने वाली आइटम्स हैं, वो आपकी क्रेडिट साइड लिख दी जाती हैं, और जो आपकी डिडक्ट करने वाली आइटम्स हैं उनको हम डेबिट साइड लिख देते हैं, ठीक है। जो भी प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट अकाउंट के अंदर, यानी जो भी आप कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट लेंगे उसके अंदर जो भी आइटम्स आप ऐड करोगे वो क्रेडिट साइड लिख दोगे, और जो आइटम्स आप लेस करोगे उसको डेबिट साइड लिख देना है। ये एक परफॉर्मा है, ठीक है। और इसमें अगर कोई लॉस आया है तो लॉस आपने यहाँ लिख देना है, माइनस में होता है ना, और जो प्रॉफिट आया होगा वो यहाँ पर लिख देना है। बाकी वही आइटम्स हैं जो कि हमारी रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में थी। क्लियर है। आज यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।